हेलो बच्चों, आप सबका इस वीडियो में वेलकम है। आज हम कक्षा 6 विज्ञान की नई किताब जिज्ञासा उसके पार्ट 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा और इसके अंदर आप पढ़िए। इतनी देर में मैं भी आपको पढ़ के सुनाता हूँ क्या लिखा है कि इनमें से किसका तना कठोर व मोटा होता है ना। कोई पौधा है जिसका तना काफ़ी कठोर और मोटा है, तो इनमें से कौन सा है? घास, तुलसी, गुड़हल, नीम। घास है, घास हरी होती है, एकदम छोटी छोटी होती है, ठीक है ना। तुलसी का पौधा थोड़ा बड़ा होता है, तो उसके अंदर थोड़ा पतला तना होता है। गुड़हल भी थोड़ा पतला होता है, गुलाबी रंग के फूल आते हैं, लाल गुलाबी। नीम का पौधा सबसे बड़ा होता है, इसलिए इसका तना सबसे कठोर और मोटा और बड़ा होता है। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं आगे दूसरे प्रश्न में कि पक्षी है, चिड़िया वगैरह होते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल दिया है कौवा है, उसका रहने का स्थान क्या है? यानी कौवा कहाँ रहता है? बिल में रहता है, वृक्ष या पेड़ पर रहता है, जल में रहता है या ज़मीन पर रहता है? तो बिल में आपको पता है सांप जैसे, चूहा जैसे जीव रहते हैं। वृक्ष वृक्ष पर हाँ कौवा जैसे पक्षी रहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा वृक्ष या पेड़। जल में मछली रहती है, ठीक है ना। और ज़मीन पर भी बहुत सारे जीव रहते हैं, जैसे बिल वाले जीव है, सांप वगैरह, वो ज़मीन पर ही रहते हैं। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, ये कह रहा है टमाटर का पौधा किस श्रेणी में आता है या किस समूह में आता है? साग, झाड़ी, वृक्ष या विसर्पी लता? तो ये साग में आता है। साग क्या होता है? एक हरा, जिसका तना हरा पतला होता है ना, वो साग के अंदर आते हैं। यानी छोटा पौधा होता है, उसका तना हरा होता है और काफ़ी कोमल होता है, तो उसे साग कहते हैं। तो एक छोटा सा पौधा होता है, ठीक है ना, तना हरा और दुर्बल होता है, ऐसे पौधे साग कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? टमाटर है, ठीक है बच्चों। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि समांतर शिराविन्यास किस में पाया जाता है? तो शिराविन्यास दो प्रकार के होते हैं। एक जैसे पत्ती ये है, इस तरह होता है, सीधी सीधी, वो समांतर होता है। एक होता है जालिका रूपी, जिसमें मध्य शिरा बड़ी होती है और यहाँ से जाली रूपी शिराएँ निकलती है। तो समांतर शिराविन्यास ऐसा होगा, ठीक है ना, ये पत्ती और ऐसे होगा। ये किस में पाया जाता है? गुड़हल, केला, गुलाब, तुलसी। तो ये केला के अंदर पाया जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि मूसला मूलतंत्र किसका उदाहरण है? मूसला मूलतंत्र होती है, उसका उदाहरण कौन सा है? घास है, गेहूं है, सरसों है, चावल है? तो सरसों है। तो मूसला मूलतंत्र क्या होती है? एक जड़ होती है, ठीक है ना, एक मुख्य जड़ निकलती है और उसके साइड में बहुत सारी ऐसे जड़ें निकलती है, तो उसे कहते हैं मूसला जड़ कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक जड़ होती है झगड़ा, उसमें क्या होता है कि एक जड़ होती है मुख्य, वो नष्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है और उसके स्थान पर बहुत सारी जड़ें निकल जाती है, तो वो होती है झगड़ा, ठीक है। तो ये जड़ें दो प्रकार की होती है। इसके बाद आगे बात करते हैं बच्चों। आगे बात करते हैं कि लेमन घास है, उसमें शिराविन्यास, रिक्त स्थान, अजब की मूल का प्रकार ये है, तो आपको बताना है। समांतर है, मूसला है, जालिका रूपी मूसला है, जालिका रूपी रेशेदार है, समांतर रेशेदार है। तो समांतर शिराविन्यास और रेशेदार जड़ पाई जाती है किसमें? लेमन घास में। चौथा इसका उत्तर सही हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं बच्चों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि ज़मीन पर रेंगकर चलने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? आरोही लता, विसर्पी लता, साग और झाड़ी। साग कोमल पौधे होते हैं, ठीक है ना, एकदम हरा तना होता है। झाड़ी थोड़े से जिनमें कांटे होते हैं, उन्हें झाड़ी कहते हैं। और विसर्पी लता है, वो रेंग कर चलते हैं, ठीक है ना। तरबूज वगैरह की जो बेलें होती है, ठीक है ना, तो वो विसर्पी लता का उदाहरण है और जो ज़मीन पर रेंग कर चलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, साइल एक मिनट। साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? मद्रासी अम्मा ने, सुलोचना देवी ने, जानकी अम्माल ने या नारायणी देवी ने? तो आपके पास चार ऑप्शन है, इसका आंसर है सी, जानकी अम्माल थी, उन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। और ये केरल से संबंधित है ये साइलेंट वैली आंदोलन, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, इसका उत्तर दिख गया पहले से ही। देवदार का वृक्ष कहाँ उगता है? दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु या महाराष्ट्र?
तो देवदार का वृक्ष वहाँ उगता है जहाँ बर्फबारी होती है, तो इसके अंदर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। और देवदार का वृक्ष कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है ना। और पत्तियाँ उनकी नुकीली सुई जैसी होती है, इस तरह होता है। तो यहाँ पर बर्फ़ गिरती है, वो नीचे चली जाती है। तो हिमाचल प्रदेश में ये उगता है, जम्मू कश्मीर वादी में, ठीक है। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि नागफनी के पौधे के बारे में गलत कथन कौन सा है। राजस्थान में उगता है, पत्तियां कांटों में बदल जाती है, शंक्वाकार होते हैं, तना मोटा मांसल होता है। तो नागफनी का पौधा राजस्थान में उगता है। राजस्थान क्या है, ये मरुस्थल में उगता है। राजस्थान में मरुस्थल रहता है, वहाँ उगता है। पत्तियां कांटों में बदल जाती है क्योंकि मरुस्थल के अंदर वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है, उसको रोकने के लिए। शंक्वाकार होता है और तना मोटा और मांसल होता है। तना मोटा और मांसल होता है हरे रंग का, लेकिन शंक्वाकार नहीं होता। शंक्वाकार क्या होता है, देवदार का वृक्ष होता है जो कहाँ उगता है, हिमाचल प्रदेश और बर्फीले क्षेत्रों में। तो इसके अंदर सी गलत हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आगे 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न कह रहा है कि कौन सी विशेषता लद्दाख के ऊँट की नहीं है। गर्दन पर लंबे बाल, 2 कुबड़, लंबे व चौड़े खुर वाले पैर, छोटे पैर व कम कद के पैर। तो 2 तरह के ऊँट होते हैं, एक रेगिस्तान में राजस्थान में पाया जाता है, दूसरा लद्दाख में पाया जाता है। तो गर्दन पर लंबे बाल होते हैं, वो लद्दाख के ऊँट की विशेषता है। कुबड़ इसके 2 होते हैं, जबकि एक होता है रेगिस्तान वाला जो राजस्थान पाया जाता है। लंबे व चौड़े खुर वाले पैर ये राजस्थान के ऊँट की विशेषता है, ठीक है ना। थार के मरुस्थल में पाया जाता है, नहीं कि वहाँ के। जबकि वहाँ पर जो लद्दाख में बर्फीले क्षेत्रों में ऊँट पाया जाता है, उसके छोटे पैर होते हैं, कम कद। तो ये इसकी विशेषता 11वां प्रश्न में सी इसकी विशेषता नहीं है, बाकी तीनों विशेषता इसकी है। आगे चलते हैं बच्चों, आगे हम चलते हैं 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। डॉक्टर सलीम अली को किस नाम से जाना जाता है। स्नेक मैन, बर्ड मैन, ट्री मैन या डेजर्ट मैन। स्नेक मैन यानी जो सांपों के बारे में जाने, बर्ड मैन यानी पक्षियों के बारे में, ट्री मैन यानी पेड़ों से संबंधित, डेजर्ट मैन यानी जो रेगिस्तान आदि से संबंधित खोजबीन में जाना जाए। तो डॉक्टर सलीम अली को बर्ड मैन कहते हैं, पक्षियों पर इन्होंने काफ़ी रिसर्च किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रोजेक्ट टाइगर है वो किस वर्ष शुरू हुआ था। 1973, 1975, 1983 या 1992। तो प्रोजेक्ट टाइगर एक मिशन था जिसका उद्देश्य क्या था, टाइगर की रक्षा करना। टाइगर है उनकी संख्या लगातार घट रही थी, उन्हें शिकारियों आदि से बचाना, तो इसके लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ और ये 1973 के अंदर शुरू हुआ था। अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न कह रहा है कि गोडावण यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस राज्य का राज्य पक्षी है। ए असम, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार या डी राजस्थान। तो गोडावण पक्षी है वो संरक्षित के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। उसका संरक्षण के लिए कार्यक्रम चला रही है गवर्नमेंट। तो जो राज्य पक्षी है वो किस राज्य का आपको बताना है, तो वो डी राजस्थान का राज्य पक्षी है। एंड आज के लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अमरबेल है वो क्या है, आरोही लता, विसर्पी लता, झाड़ी या शाक। अब मैं डिटेल में बता देता हूँ। आरोही लता क्या होती है। आरोही लता ये होती है कि वो क्या करती है, किसी दूसरे पेड़ या बाड़ पर चढ़कर वहाँ से पोषण प्राप्त करती है, ठीक है ना। दूसरे पेड़ों पर चढ़ी रहती है और वहाँ से पोषण लेती है, वो कहलाती है आरोही लता। विसर्पी लता जो ज़मीन पर रेंग कर चलती है। झाड़ी क्या होती है, कांटेनुमा छोटा पौधा होता है। शाक छोटा पौधा होता है जिसका तना हरा व मुलायम होता है। तो जो यहाँ पर अमरबेल क्या है, अमरबेल आरोही लता है क्योंकि ये दूसरे पेड़ों पर चढ़ती है, ठीक है ना, चढ़कर अपनी वृद्धि करती है। तो अमरबेल क्या है, आरोही लता। तो इसी के साथ बच्चों ये 15% थे। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।